आप अपने लक्ष्य से जितना प्रेम करोगे उतना ही नींद और आलस्य कम आएगा। इसलिए दोस्तों अपने लक्ष्य से प्रेम करना सीखो, दुनियादारी के प्रेम में न पड़े तो बढ़िया रहेगा। अगर आप अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से, अपने व्यू से अगर प्रेम करना स्टार्ट कर दोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर जो नींद है, आपके अंदर जो आलस्य है, आपके जो काम जो आपको लक्ष्य से पीछे करता है वो आपको रोकेगी। अगर आप अपने लक्ष्य से, टारगेट से प्रेम करना स्टार्ट कर दोगे तो दुनियादारी के वस्तुओं को छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हमारा मोटिवेशनल लाइन था जो हमारे वीडियो में देते हैं, आज के इस वीडियो का लाइन था। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक जिसका परमाणु संरचना नाम है, इंग्लिश में की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कर सकते हैं इसको। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, परमाणु संरचना के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोटॉन, क्या न्यूट्रॉन होता है, क्या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक मास होता है, इन सारे बातों को आज की क्लास में हम देखना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। तो हम आशा करते हैं, आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आप इस वीडियो से जो चीज़ आपको मिले वो आपको प्राप्त हो सके बढ़िया से। ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सीधे टॉपिक पे आऊँगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है परमाणु संरचना, यानी कि जो परमाणु है उसका संरचना कैसा है, स्ट्रक्चर बोले तो कैसा है, उसका ढांचा कैसा है, उन परमाणु संरचना के चैप्टर पढ़े। अगर हम इसकी बात करें परमाणु संरचना चैप्टर की तो ये चैप्टर 9th में पढ़नी है, आपको 11th में भी कुछ बात पढ़नी है। तो अगर 9th वाले बच्चे आप 9th के केमिस्ट्री को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 11th में काम आएगा, क्योंकि 11th में अधिकतर 9th वाला ही पढ़ना होता है। तो ये परमाणु संरचना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमाणु संरचना का जो पहला वर्ड है परमाणु। पहला वर्ड क्या है दोस्तों, परमाणु। अब परमाणु के बारे में आप लोग को पहले बताना चाहता हूँ, सुनिएगा दोस्तों ध्यान से। परमाणु, ये परमाणु क्या होता है, आपके परमाणु किस फल का नाम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों परमाणु के बारे में। जो है ना, एक आदमी आया था जिसका कि नाम था डाल्टन। क्या नाम था दोस्तों, डाल्टन। एक आदमी आया और परमाणु को परिभाषित करते हुए कहा, डिफाइन करते हुए कहा कि परमाणु ना सबसे छोटा कण है। सबसे छोटा कण करने का मतलब एकदम सबसे छोटा ओकरा और छोटा नहीं कर सकते। कौन कहा था, डाल्टन। कि परमाणु जो है सबसे छोटा कण है, किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसको और हम तोड़ नहीं सकते, और हम विभाजित नहीं कर सकते, और हम खंड में बांट नहीं सकते। हाँ प्यारे देखिएगा, ये डाल्टन कहा था कि परमाणु जो है ना किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसको हम और तोड़ नहीं सकते। अगर हम किसी वस्तु के पदार्थ को अगर हम और तोड़ते और सबसे छोटा कण मिलेगा उसी को हम कहेंगे परमाणु। ये किसके कथनानुसार था, डाल्टन के अनुसार। अर्थात आपको अगर समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप ईटा को देखे होंगे, ईटा कैसा रहता है भैया, ईटा ऐसा रहता है। ठीक है, ईटा को आप जब पटकिएगा तो ईटा को पटकिएगा तो पहले तो ईटा टूटेगा, तो ऐसे दो कोई ईटा ऐसे टूटेगा, कोई इतना टूटेगा, कोई इतना टूटेगा, कोई इतना ईटा टूटेगा, कोई कोई इतना चुकनी ईटा का रहेगा, कोई इतना चुकनी रहेगा, सबसे छोटा चुकनी जो कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप बोले तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी कि ईटा का जो सबसे छोटा कण है दोस्तों, ईटा का जो सबसे छोटा कण है, इसी छोटा कण को हम ईटा का परमाणु कहेंगे। अगर मान लीजिए हम लोहा ले लिए और लोहा को चूर चूर कर दिए तो लोहा का जो सबसे छोटा चूर आएगा ना, जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, लोहा का सबसे छोटा कण को हम कहेंगे लोहा का परमाणु। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूँ, मेरा हड्डी ले लीजिए ना भैया। हाँ मेरा हड्डी क्या है, सबका हड्डी ले लीजिए। हड्डी को तोड़िए, जितना तोड़िएगा ना तो सबसे छोटा सा टूटना मिलेगा, सबसे लास्ट वाला टूटना, आप उसको तोड़ ही नहीं सकते ऐसा टूटना। तो ये जो सबसे छोटे का मिलेगा, पहले हड्डी को तोड़ेगा तो 2 हड्डी में विभाजित होगा, फिर छोटा हड्डी, और छोटा हड्डी, फिर एक छोटा सा हड्डी मिलेगा जिसको आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, खुले आंख से। उसको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हड्डी का सबसे छोटा टुकड़ा हड्डी का परमाणु कहलाएगा। लोहा का सबसे छोटा टुकड़ा लोहा का परमाणु कहलाएगा। ईटा का सबसे छोटा टुकड़ा जिसको और हम तोड़ नहीं सकते, ईटा का परमाणु कहलाएगा। दोस्तों समझ में आया? हाँ, तो ये डाल्टन का कथन था, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको और हम खंड नहीं कर सकते और हम तोड़ नहीं सकते उसे हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि किसके कथन अनुसार किसी पदार्थ को तोड़ने, किसी पदार्थ को सबसे छोटा कण परमाणु होता है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कौन होता है, किसने कहा था भैया, डाल्टन कहा था। कौन कहा था, डाल्टन। क्या कहा था परमाणु के संदर्भ में, डाल्टन का परिभाषा लिखे परमाणु के संदर्भ में। तो आप लिखिएगा डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है जिससे और हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आपको समझ में आया होगा क्योंकि मेरा अनुभव कर रहा है। मैं टालने वाला किधर चल गया भैया,
ठीक है डन। चलिए दोस्तों, उसके बाद ना दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है परमाणु का ये जो डिफिनेशन है जो डाल्टन ने दिया था, इसको गलत कर दिया जाता है जब पता चलता है कि परमाणु को और हम तोड़ सकते हैं। परमाणु, डाल्टन क्या कहता भैया कि परमाणु सबसे छोटा कण है, उसको हम आप नहीं और नहीं तोड़ सकते, लेकिन परमाणु को भी तोड़ सकते हैं अगर हम कहें। तो डाल्टन का कथन गलत होगा कि नहीं होगा? होगा भैया। तो इसी तरह से परमाणु को भी हम तोड़ सकते हैं भैया, और तोड़ सकते हैं ना। तो डाल्टन का कथन गलत हो गया। और तोड़ने के लिए, तोड़ने के बाद जब उसको गलत करके एक आधुनिक परिभाषा आता है परमाणु का, मॉडर्न डिफिनेशन, आधुनिक परिभाषा। और आधुनिक परिभाषा, और इसको आप याद रखिएगा, परमाणु का सबसे बेस्ट परिभाषा है, वो अगला परिभाषा काम नहीं करता है, वो केवल डाल्टन का कथन अनुसार उसको गलत कर दिया गया, क्योंकि परमाणु को और तोड़ सकते हैं। आधुनिक परिभाषा अगर आपसे पूछे कि परमाणु का परिभाषा क्या, तो आप बताइएगा परमाणु जो है ना वैसा पदार्थ का कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में ना दोस्तों भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, लेकिन ना दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। किसी पदार्थ का वह उच्चतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया करने का मतलब केमिकल रिएक्शन, अर्थात वो रिएक्शन करेगा, भाग लेगा, लेकिन वो अकेले अवस्था में नहीं रहेगा प्यारे, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक, बोले तो परमाणु। ठीक है, वैसा रासायनिक, वैसा पदार्थ का उच्चतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो लेकिन स्वतंत्र अवस्था में, फ्रीडम में नहीं रहता हो, परमाणु कहलाता है। ये आधुनिक परिभाषा जो आपको याद रखना होगा, लिख सकते हैं नीचे, आपको लिखना चलता होगा, पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिख करके भी आप नोट डाउन हमारे वीडियो से कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक और आप लोग को पढ़ना है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। क्या दोस्तों? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। ये रदरफोर्ड ना एक आदमी था, ठीक है, एक साधारण आदमी था, लेकिन ये अल्फा प्रकीर्णन कर रहा है, सुनिएगा। और ये अल्फा को प्रकीर्णन करने के लिए, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करने के लिए, प्रयोग है ये, एक्सपेरिमेंट है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करने के लिए ये क्या करता है, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, कि ये जो है ना एक परमाणु लेता है, और वो परमाणु पता है किसका था? लोहा का ना लक्कड़ के, बल्कि सोना का परमाणु था। रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करने के वास्ते सोने का परमाणु लेता है। और इतना बड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, भैया कहेगी कि ये परमाणु तो छोटा होता है, जब आपने बताया कि परमाणु सबसे छोटा हो तो उसको देखने के लिए मैक्रो, उसको बोले तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। भैया आप तो इतना बड़ा करके दिखा दिए, ये थोड़ी ना परमाणु है भैया, अगर आप मैक्रोस्कोप से देखिएगा तो बड़ा दिखाएगा नहीं, तो इसलिए हम इसको बड़ा करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए। अगर हम इतना छोटा परमाणु ले लें तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए ठीक है, ये बड़ा परमाणु नहीं है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो ये सोने का परमाणु को लेता है, सुनिएगा ध्यान से, और लेकर के ये रदरफोर्ड जी क्या करते हैं, सुनिएगा। ये रदरफोर्ड जी जो है सोने के परमाणु को लेकर के ना दोस्तों इसके किनारों से किरण को गुजारते हैं, और जब किनारे से किरण को गुजारते हैं दोस्तों तो इनको पता चलता है, देखिए 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 देखिए, रदरफोर्ड को जरा ये बुला लीजिए, यही है रदरफोर्ड। हाँ रदरफोर्ड महाराज जी, जरा अल्फा प्रकीर्णन फिर से हमारे बच्चों, हमारे दोस्तों को दिखाइए। हाँ तो ये देखिए, ये रदरफोर्ड अपना अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर रहा है। जब रदरफोर्ड सोने के परमाणु से, जब किनारे से, सोने के परमाणु के किनारे से किरण को जब गुजारता है ना, तो दोस्तों क्या होता है कि वो किरण आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है। जब नीचे के किनारों से गुजारता है दोस्तों, जब नीचे के किनारों से किरण को गुजारता है तो वो भी जो है क्या होता है कि आर पार हो जाता है, वो भी दोस्तों आर पार हो जाता है। जब थोड़ा सा ऊपर ले जाकर के जब किरण को गुजारता है तो क्या होता है ना कि ये किरण को कोई धक्का मारता है और बेचारा किरण उधर चल जाता है, थोड़ा सा इधर
किरण को जब गुजरता है तो किरण को धक्का मार के उधर कर देता है। फिर ये सोचता है भैया ये कौन, जरूर यहाँ पे कुछ है, ये धक्का किसी चल गया, यहाँ से गुजारे तो सीधा, यहाँ से गुजारे तो ऐसा, बाबा में कुछ काला है, रुको रुको रुको। इधर फुट दिमाग लगाया और अब की ना इनने से ना उनने से एकदम पीछे से किरण में डाल दिया। और जब पीछे से किरण में डाला ना, ने इसको पार होने दिया ना, टेढ़ा घुमा दिया, बल्कि इसको ये इधर से जा रहा था और इधर से धकेल दिया, यानी कि किरण फिर से लौट कर आ गया रदरफोर्ड के पास और रदरफोर्ड हड़क गया भैया। फिर भाई जब किनारे से किरण को डाल रहा था तो आर पार हो जा रहा था, और एकदम बीचे से डाला तो ये अचानक क्या हो गया, हमारे तसारती किरण आगे पार क्यों नहीं हुआ। इसको अचानक भड़का हुआ आया, आश्चर्य किया और जा करके ना दोस्तों रदरफोर्ड बीचे वाले चीज को नाम रख दिया नाभिक। क्या नाम रख दिया दोस्तों? नाभिक। आप याद रखेंगे प्यारे दोस्तों कि ये जो है नाभिक का नाम रखने वाला, नाभिक को खोज करने वाला था रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। याद रखिए ना, नाभिक का खोज रदरफोर्ड किया था। अब देखिए दोस्तों, नाभिक का खोज तो रदरफोर्ड हो गया। अब रदरफोर्ड जो है नाभिक का खोज कैसे किया तो पता चल गया। जब नाभिक का खोज आपको पूछेगा कि रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग बताएं, अब बताइएगा। अल्फा परिकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने एक सोने के परमाणु को लिया। सोने के परमाणु को लेकर के जब किनारे से किरण को गुजारा तो किरण आर पर हो गया, और जब बीच से किरण को गुजारा तो आर पर नहीं हो पाया। तो उसको पता चला कि जरूर यहाँ पे कुछ है, और कुछ है का मतलब वहां पे नाभिक है, और नाभिक का खोज कर दिया भैया रदरफोर्ड। ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड जब नाभिक का खोज कर दिया तो आपको पता होता है कि जब जो किसी चीज का जो खोज कर देता है वो बनता है साइंटिस्ट। बेचारा बन गया साइंटिस्ट। चलिए इसको साइंटिस्ट बना करके जो भेज दिए। अब ये आपको समझ में आएगा। अब चलिए एक चीज आपको पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? रदरफोर्ड। ध्यान से वीडियो को देखिएगा दोस्तों, पूरा समझ में आएगा। एक चीज नहीं है जो आपको समझने नहीं दूंगा, बल्कि सब समझने दूंगा, सब समझाऊंगा। रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग का निष्कर्ष, अर्थात दोस्तों अल्फा परिकीर्णन जब रदरफोर्ड किया तो उसका क्या निष्कर्ष निकला भैया, उसको निष्कर्ष को लिखना है। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष। चलिए इन निष्कर्ष को जानने की कोशिश करेंगे। पहला निष्कर्ष क्या था दोस्तों, आप लोग बताएंगे। पहला निष्कर्ष क्या था कि जो है ना, ये नाभिक जो है, नाभिक ये जो परमाणु है, परमाणु का ये बहुत किनारे से किरण को गुजारे, किनारे से किरण को गुजारे तो आर पर हो जा रहा है। अब आर पर कब हो जाएगा? मान लीजिए हम खिड़की में टॉर्च को मारेंगे तो खिड़की के आर पर होगा कि नहीं होगा? खिड़की खुला, खिड़की है ना, आसमान में खिड़की मार तो आसमान खिड़की किरण पार होगी नहीं पार होगा। और मान लीजिए कि बोड़वा पे किरण को मार दी तो बोड़वा पे किरण मारेंगे तो बोड़वा का पार हो जाएगा क्या? नहीं होगा भैया। अर्थात कहने का मतलब ठोस पदार्थ से किरण नहीं गुजरता है और हवा में किरण गुजर जाता है, ऐसे करके हम कह सकते हैं। यानी कि जब किनारे से किरण को गुजारा था तो गुजर जा रहा था, यानी कि परमाणु का जो दोस्तों जो ज्यादातर भाग है वो था खोखला। खोखला है तब ना किरण गुजर जा रहा है, ये खोखला है तब ना किरण उधर चल रहा है। यानी कि पहला निष्कर्ष लिख सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है दोस्तों? खोखला है, इसलिए किरण जो है आर पार हो जा रहा था। दूसरा में बीच में क्यों नहीं पार हो रहा था? क्योंकि बीच में ठोस था, बीच में नाभिक था। यानी कि परमाणु के केंद्र में, बीच को केंद्र कहते हैं ना, सेंटर, परमाणु के केंद्र में क्या होता है भैया? नाभिक होता है। क्या होता है दोस्तों? नाभिक होता है। उसके बाद नाभिक था, नाभिक ठोस था तब ना उसको वापस भेज दिया भैया। हाँ, यानी कि नाभिक जो होता है वो कैसा होता है जी? ठोस होता है। और फोर्थ में ठोस होता है और नाभिक साथ साथ नाभिक पर प्लस चार्ज होता है। ये चार निष्कर्ष है रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन का। पहला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। तीसरा, नाभिक ठोस होता है। और चौथा, नाभिक पॉजिटिव, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करना चाहेंगे। समझ में आया ना? चलिए, बहुत बढ़िया। ये था रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन। चलिए दोस्तों, उसके बाद जब जो है ये परमाणु में, परमाणु के बीचों बीच में नाभिक जो होता है, सुनिएगा, तब जाकर के रदरफोर्ड तो नाभिक का खोज किया था।
उसके बाद रदरफोर्ड के बाद में दोस्तों एक वैज्ञानिक आता है जिसका कि नाम है गोल्डस्टीन। ये भी कुछ खोज करना चाहता है, खोज करने का मतलब वैज्ञानिक बनना चाहता है। गोल्डस्टीन क्या करता है ना कि ये जो है परमाणु के ठीक बीचों बीच में जाकर के ढूंढता है, एकदम छोटा सा भाग को लेता है और यहाँ पर जो है जाकर के ये चीज को खोज देता है जिसका कि नाम होता है पी, बोले तो प्रोटॉन। अगर आपसे कोई पूछेगा दोस्तों कि गोल्डस्टीन किसका खोज किया था भैया, तो प्रोटॉन का। गोल्डस्टीन किसका खोज किया था, प्रोटॉन का। उसके बाद गोल्डस्टीन के बाद दोस्तों एक वैज्ञानिक और आता है जिसका नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, और जेम्स चैडविक दोस्तों ये भी परमाणु के नाभिक में जाता है और एक चीज को खोज देता है जिसका कि नाम है एन। एन बोले तो न्यूट्रॉन। और अगर आपको कुछ पूछे कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, आप बताइएगा जेम्स चैडविक। ओके दोस्तों, उसके बाद एक और कण आता है जिसका कि नाम है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला था दोस्तों जी, आप लोग बताइएगा जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन को खोज करने वाला है। इसका खोज करने वाला है जी, इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला है। और इलेक्ट्रॉन सारी की स्थिति जान लीजिए भैया। ये हमारा परमाणु है और ये परमाणु का कक्षाएं हैं। कक्षा में जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें माइनस चार्ज रहता है। सुनिएगा ध्यान से, सबकी स्थिति आपसे पूछता है कि प्रोटॉन कहाँ रहता है परमाणु के, परमाणु में न्यूट्रॉन कहाँ रहता है परमाणु भैया, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है परमाणु में। आपको बहुत बहुत अच्छे से याद करवाएंगे, सुनिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ना गति करते रहता है, चलते रहता है भैया, और ये कहाँ चलता है, कक्षा में घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन से अगर आपकी स्थिति पूछे कि इलेक्ट्रॉन का स्थिति परमाणु में कहाँ है, तो आप बताइएगा कक्षा में। इलेक्ट्रॉन कहाँ है भैया, कक्षा में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कक्षा में। ओके, उसके बाद गोल्डस्टीन, प्रोटॉन, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये आपको रहता है, ये क्या है, नाभिक, सेंटर। नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नहीं याद होता है, देखिए ये है आपका नाभिक, ये है कक्षा। और नाभिक में कौन है भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी पी से पापा, एन से नाना। अगर आपसे कोई पूछेगा पापा नाना, नाभिक में, समझे, पापा नाना नाभिक में, पापा नाना नहीं, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन, नाभिक में। ऐसे याद कर सकते हैं आप कि पप्पा नाना नाभिक में, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन कक्षा में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे की बात करना चाहेंगे, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद आप लोग को एक चीज याद रखना है, परमाणु के कितने मूल कण होते हैं, 3। परमाणु के मूल कण कितने, 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु को तोड़ नहीं सकते, डाल्टन का था, लेकिन परमाणु को तोड़ सकते कितने भागों में, 3 भागों में। परमाणु के कितने कण होते हैं, 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलिए दोस्तों, कण एक तरफ लिखेंगे हम लोग और कण लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे आवेश, उसके बाद हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान। खोज करता तो हम लोग जान गए अभी अभी, खोज करता। सुनिएगा, पहला कण का नाम है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसको सूचित करते हैं ई से। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। अगर इसकी द्रव्यमान की बात करें दोस्तों तो 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। उसके बाद अगर दूसरी कण की बात करें प्रोटॉन की, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, इस पर ना दोस्तों प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी प्लस चार्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्लस चार्ज होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6725 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg, यानी 1.6725 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। अगर न्यूट्रॉन की बात करें दोस्तों, इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होती है, 0 होता है, उदासीन होता है। चलिए इसकी अगर हम द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें, इसका द्रव्यमान होता है 1.66 1.66 48
गुणे 66 48 गुणे 10 के पावर -27 kg लगभग उसका होता है। तो ये चीज आपको याद कुछ करते तो पता है। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का है ना, प्रोटॉन का कौन होता है भैया गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स शेल्डन, आपको पता होनी चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज, माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, उदासीन होता है। द्रव्यमान मास भी लिख सकते हैं आप, खुशगर्ता पहले मैं लिखा दिया, नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे की बात। उसके बाद दो चीजें आपको और जानना चाहिए। पहला चीज है परमाणु संख्या। पहला चीज क्या है दोस्तों, परमाणु संख्या, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। सुनिएगा, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, बोले तो पी, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को सूचित करते हैं हम लोग दोस्तों जेड से, यानी कि हम लिख सकते हैं जेड बराबर पी, अर्थात परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन। कुल मिलाकर के यही बात हुआ दोस्तों कि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है। और हम कह सकते हैं इसका डेफिनेशन में किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपको आता है द्रव्यमान संख्या। दूसरी बात क्या है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या सुनिएगा, द्रव्यमान संख्या को क्या होता है, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में तो दोनों होता है, पापा नाना दोनों होता है ना, हाँ, तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या के योग को, दोनों की संख्या को जोड़ को हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। और इसको सूचित करते हैं दोस्तों हम लोग ए से, और हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या दोस्तों, ए बराबर पी प्लस एन, यानी दोस्तों परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, मैं एक बार रिवीजन आपको करवाना चाहता हूं दोस्तों, सुनिएगा। परमाणु संख्या, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम कहते हैं परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को दोस्तों हम लोग जेड से सूचित करते हैं, यानी जेड बराबर पी, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को, योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से सूचित करते हैं दोस्तों, यानी ए बराबर पी प्लस एन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं, और मैं आगे की बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या याद करना बेहद जरूरी है। कि आपको इस तरह से कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है ना, हीलियम का परमाणु संख्या 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ऐसे करके आपको कम से कम अगर आपको काम चलाओ पढ़ना है तो 30 तक आपको याद करना पड़ेगा। एटॉमिक मास द्रव्यमान संख्या आपको भी याद करना पड़ेगा, वो भी सिंपल है, लेकिन उसको 20 तक भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन 30 तक लगभग आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और डाल्टन, रदरफोर्ड, कई बात है जो मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोड इलेक्ट्रॉन, संयोजकता के साथ मिलेंगे दोस्तों। और इस मंच पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हर चीज़ की तैयारी, हर चीज़ की नहीं, हर सब्जेक्ट की तैयारी होती है, और खास करके बोर्ड की तैयारी होती है दोस्तों। और खास करके इस मंच पे आप लोगों को ना हिंदी, संस्कृत और जो भी है स्टडी मटेरियल वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक ना दोस्तों, तो आप इस मंच की सदस्यता जरूर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर, लाइक जरूर करें। धन्यवाद। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे।